जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूँ आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बलिदान वॉरियर। दोस्तों, ये हमारी भौतिक राशि और उनके ऐसा ही मात्रक का जो है पार्ट सेकेंड है। इससे पहले हमारा इसका पार्ट वन आ चुका है, जिसमें हमने भौतिक राशियाँ क्या होती है वो पूरा समझाया है और उनसे संबंधित क्वेश्चन भी कराए हैं। और इसमें हम सिर्फ आपको क्वेश्चन करवाएंगे जो उनसे संबंधित है, जो पिछली परीक्षाओं में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड में जो पूछे गए हैं। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों, जो हम लेकर आए हैं आपके लिए, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। और ये हमारी साइंस की जो है 10वीं क्लास है। इससे पहले हमारी 9 क्लास आ चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो आप उसे भी देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे जो हमारा आने वाले वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना कुछ देरी किए। और पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एसआई पद्धति में तापमान का मात्रक क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में तापमान का मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर ए कैलोरी, ऑप्शन नंबर दो केल्विन, ऑप्शन नंबर तीन ओम और ऑप्शन नंबर चार सेंटीमीटर। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो है केल्विन। क्या है दोस्तों? तो वो है केल्विन। और केल्विन को कैसे दर्शाते हैं दोस्तों? तो केल्विन को कैसे दर्शाते हैं? के से दर्शाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, केल्विन को कैसे दर्शाते हैं? के से दर्शाते हैं। और एसआई पद्धति में तापमान का मात्रक क्या है? तो वो है केल्विन, जो हमारा ऑप्शन नंबर दो में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर दो क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दो है कि ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, जो एयरफोर्स वाई ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन है। एयरफोर्स वाई ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए है डेसिबल, ऑप्शन नंबर दो है एम्पियर, ऑप्शन नंबर तीन है वाट और ऑप्शन नंबर चार है डायोप्टर। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक है वो क्या है? डेसिबल। क्या है दोस्तों? तो डेसिबल। और डेसिबल को कैसे दर्शाते हैं दोस्तों? तो डी और बी, स्मॉल डी और कैपिटल बी से दर्शाते हैं। तो जो है डेसिबल हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर तीन कि बल का एसआई मात्रक क्या है। बल का एसआई मात्रक क्या है? फटाफट दोस्तों इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में भेजिए। तो हम ऑप्शन देखते हैं जो तो कि फेराडे, ऑप्शन नंबर दो है न्यूटन, ऑप्शन नंबर तीन है मैक्सवेल और ऑप्शन नंबर चार है लेम्बर्ट। तो दोस्तों, जो बल का एसआई मात्रक है वो क्या है? न्यूटन। और न्यूटन को कैसे दर्शाते हैं दोस्तों? तो न्यूटन को कैपिटल एन से दर्शाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। तो न्यूटन को कैसे दर्शाते हैं? कैपिटल एन से दर्शाते हैं। तो न्यूटन देखेंगे दोस्तों। तो न्यूटन देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर दो में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर दो क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चार है कि निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि के उदाहरण है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए दोस्तों। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। एक या दो कोई सी भी अदिश राशि या सदिश राशि जो है पूछी जा सकती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि के उदाहरण है? एक द्रव्यमान, दो तापमान, तीन विस्थापन और चार विद्युत धारा। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों केवल एक और दो, ऑप्शन नंबर बी केवल एक दो तीन, ऑप्शन नंबर सी केवल एक दो चार या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा क्या गया है? अदिश राशि। तो अदिश राशि जो दोस्तों वो है क्या? द्रव्यमान। द्रव्यमान। दूसरी क्या अदिश राशि हो जाएगी दोस्तों? तो वो हो जाएगी हमारी तापमान। तापमान। और तीसरी क्या हो जाएगी? विद्युत धारा। विद्युत धारा। अब दोस्तों सबसे पहले बात यह आती है कि अदिश राशि क्या होती है। तो दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में हमने अदिश राशि के बारे में पूरा बताया हुआ है। तो हम एक बार और अदिश राशि के बारे में आपको समझाते हैं। अदिश राशि दोस्तों वो राशि होती है जिसमें ना दिशा की जरूरत होती है और ना ही परिमाण की जरूरत होती है। दिशा की जरूरत ना होती है और ना ही परिमाण की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, तो उसे अदिश राशि कहते हैं। तो द्रव्यमान एक ऐसी चीज़ है, ना इसमें दिशा की आवश्यकता है और ना ही कोई प्रमाण की आवश्यकता है। और जो है तापमान, तापमान में भी कोई दिशा की आवश्यकता नहीं है। विद्युत धारा में भी कोई दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों? हमारी अदिश राशि। और सदिश राशि में क्या दोस्तों? दिशा और प्रमाण दोनों की आवश्यकता होती है, तो वो हमारी सदिश राशि होती है।
जिस तरीके से हम देखेंगे तो विस्थापन जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है ये एक सदिश राशि है। क्या है दोस्तों? तो ये एक सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन में हमें दिशा की जरूरत है। विस्थापन मतलब क्या होता है दोस्तों? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उसे विस्थापन कहेंगे। तो विस्थापन क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो अब इसमें क्या हुआ? दिशा आएगी कि हमने इतने मीटर जो है वहाँ यहाँ से इस डिस्टेंस से उस डिस्टेंस तक दूरी तय करी। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी सदिश राशि। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका अदिश राशि है, तो है द्रव्यमान, तापमान और विद्युत धारा, जो 1, 2 और 4 में दिया हुआ है। तो हम ऑप्शन नंबर सी देखेंगे दोस्तों कि इसमें लिखा हुआ है केवल 1, 2 और 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों हम आपके लिए लिखा है एसआई और सीजीएस पद्धति से जुड़े हुए, जो पुराने पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड से रिलेटेड, और ये आगे आने वाली एग्जामों में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप इन्हें ध्यान से देखिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? एक पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, और एक पारसेक का मान बराबर 3.08 इंटू 10 की घात 16 मीटर दोस्तों, 16 मीटर है, ये पावर है, 10 की पावर 16 मीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमें? केवल 1। ऑप्शन नंबर बी क्या है? केवल 2। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 1 और 2 दोनों। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो पारसेक है, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है दोस्तों, सबसे बड़ी इकाई है। और दूसरा, जो एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर वो होता है 3.08 इंटू 10 की घात 16 मीटर। तो दोस्तों याद रखिएगा दोनों पॉइंट, ये पारसेक से रिलेटेड है और ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारा पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट दोनों क्या है? सत्य है। तो हम आंसर क्या लगाएंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है हमारा आंसर सही है। जो हमारे कथन है वो जो फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, तो पारसेक क्या है? सब दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, और एक पारसेक का मान कितना होता है? तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ल्यूमेन किसका मात्रक है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों, जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए ज्योति तीव्रता, ऑप्शन नंबर बी ज्योति फ्लक्स, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है दोस्तों? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए डाइन पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है सर दो, और यहाँ पर दोस्तों मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, प्रिंटिंग मिस्टेक है। और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो दोस्तों जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है वो हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या है दोस्तों? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहीं से हमारा क्या गति का जो फर्स्ट समीकरण है, गति का पहला समीकरण जो हमारा यहीं से बनता है दोस्तों, इसी सूत्र से हमारा गति का पहला समीकरण भी बनता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। तो क्या है क्वेश्चन कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो ए बराबर वी माइनस यू बटे टी, ऑप्शन नंबर बी ए बराबर वी प्लस यू बटे टी, ऑप्शन नंबर सी ए बराबर वी प्लस यू टी, और ऑप्शन नंबर डी डी बराबर वी डॉट टी। तो दोस्तों जो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है वो हमारा क्या है? ए बराबर वी माइनस यू बटे टी। और जैसे कि यहाँ से हमने बताया था कि गति का जो पहला समीकरण कहाँ से? यहीं से बनता है। तो गति का पहला समीकरण क्या बनेगा दोस्तों? तो वी माइनस यू इज इक्वल टू 80। याद रखिएगा दोस्तों, ये हमारा गति का पहला समीकरण है।
या हम इसे भी बना सकते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस 80, जो हमेशा हमें किताबों में लिखा हुआ दिखाया जाता है, जो गति का पहला समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो हमारा यहाँ से कि 2 क्वेश्चन जो है कवर हो गए दोस्तों। गति का पहला समीकरण क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, और त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, तो a बराबर v माइनस यू बटे टी, जो कि हमारा यह है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की है। मतलब क्या है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि जो दाब की इकाई है, दाब की इकाई है जो, वही उस भौतिक राशि की इकाई है, जो दाब की इकाई है वही भौतिक राशि की इकाई है जो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है। जो इन दोनों की जो है भौतिक राशि की इकाई, जो इकाई है दोनों की, वो क्या है, सेम है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए के कोणीय संवेग, ऑप्शन नंबर बी प्रतिबल, ऑप्शन नंबर सी कार्य, और ऑप्शन नंबर डी तनाव। तो दाब की इकाई क्या है दोस्तों, दाब की इकाई क्या है, तो दाब की इकाई सबसे पहले हम याद करेंगे कि पास्कल। दाब की इकाई क्या है दोस्तों, तो दाब की इकाई है पास्कल। और अब पास्कल किस भौतिक राशि की इकाई है जो इन चारों में से है, तो दोस्तों याद रखिएगा जो वो है प्रतिबल। प्रतिबल की भी इकाई पास्कल है। जो दाब की इकाई है वही प्रतिबल की भी इकाई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है, प्रतिबल जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, रेडियो एक्टिवता का मापन किसके द्वारा किया जाता है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आर्मी क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन है, क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिवता का मापन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कैलोरीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है पोलरीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है जीएम काउंटर, और ऑप्शन नंबर डी हेनरीमीटर। तो दोस्तों जो रेडियो एक्टिवता का मापन है वो जीएम काउंटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, तो जीएम काउंटर के द्वारा है जो रेडियो एक्टिवता का मापन किया जाता है। तो दोस्तों जो जीएम काउंटर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो जीएम काउंटर का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों गीगर, 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 मूलर, एम से क्या हो जाएगा दोस्तों, मूलर और काउंटर। तो जीएम काउंटर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, गीगर, मूलर, काउंटर। आप इसे भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जीएम काउंटर का फुल फॉर्म क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि जी से गीगर, एम से मूलर और काउंटर का काउंटर, तो गीगर, मूलर, काउंटर। अब दोस्तों ये क्या होता है कि ये जो है आयनिक विकिरणों का मापन करता है। रेडियो एक्टिवता मतलब क्या होता है, जो विकिरण जो आयनित रहते हैं उनका जो है आयनिक विकिरणों का मापन करता है, आयनिक विकिरणों का मापन करता है, विकिरणों का मापन करता है। जीएम काउंटर क्या करता है दोस्तों, तो आयनिक विकिरणों का मापन करता है। या क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि आयनिक विकिरणों का मापन कौन करता है, या रेडियो एक्टिवता का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। और जीएम काउंटर का फुल फॉर्म क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने 3-4 क्वेश्चन जो है कवर करे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, तो आप याद रखिएगा। तो जो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर सी, जीएम काउंटर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1 किलोवाट घंटा जो है आर ऊर्जा का जूल में रूपांतरित मान निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है 1.8 इंटू 10⁶ जूल है सर दोस्तों, ये जो है गलत टाइपिंग है, पावर है ये 6 जो है 10 की पावर है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों 1.8 इंटू 10⁶ जूल। ऑप्शन नंबर बी 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ऑप्शन नंबर सी 4.6 इंटू 10⁶ जूल। और ऑप्शन नंबर डी 9.6 इंटू 10⁶ जूल। तो दोस्तों जो हमारा इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा 3.6 इंटू 10⁶ जूल दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है कि चाल का मूल मात्रक क्या है। चाल का मूल मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर है न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन नंबर बी मीटर पर मिनट,
ऑप्शन नंबर सी मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन नंबर डी किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसे ज्ञात भी कर सकते हैं, तो मैं आपको ज्ञात करके बताता हूँ। तो चाल का मूल मात्रक क्या है दोस्तों, सबसे पहले चाल का हमें क्या होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय या डिस्टेंस अपॉन का टाइम। अब दूरी को काय में मापते हैं दोस्तों, ये स्पीड, इसको जो है चाल को एस से दर्शाते हैं। तो दूरी को मापते काय में दोस्तों, तो मीटर में, और समय को काय में मापते हैं, तो सेकेंड में। ठीक है, ये इसका जो है एसआई मात्रक हो, और दूरी का एसआई मात्रक मीटर। तो जो है हमारा स्पीड का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड जो है इसका क्या हो जाएगा, मूल मात्रक। याद रखिएगा दोस्तों, हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर आपने मूल मात्रक सातों याद करके रखे हैं तो आप किसी भी राशि का, भौतिक राशि का जो है मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मीटर पर सेकेंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए है वेग, ऑप्शन नंबर बी है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी है त्वरण और ऑप्शन नंबर डी है बल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो जो है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से हमें द्रव्यमान प्राप्त किया जा सकता है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए है 9.46 10 की घात 15 मीटर आएगा दोस्तों। ये पावर है, जो ये 12 पावर है, और ये 10 की घात 10 पावर, और ये 10 की घात 12 पावर। ये जो है टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये जो हमारी 10 की पावर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर। फिर दूसरा क्या है, बी 1.45 इंटू 10 की घात 12 मीटर। सी ऑप्शन है हमारा 4.65 इंटू 10 की घात 10 मीटर। और हमारा जो है डी आंसर है वो है 9.03 इंटू 10 की घात 12 मीटर। तो दोस्तों जो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है दोस्तों, तो 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर जो है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये दूरी मापने की इकाई है। किसकी, तो दूरी मापने की इकाई है। इससे हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रकाश वर्ष से दूरी को मापा जाता है। तो जो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर है 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पर कि किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है संवेग, ऑप्शन नंबर बी है वेग, ऑप्शन नंबर सी है चाल और ऑप्शन नंबर डी विस्थापन। दोस्तों किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के जो बीच की न्यूनतम दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो न्यूनतम मतलब कम से कम, तो उसे हम कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं विस्थापन। और विस्थापन दोस्तों शून्य भी हो सकता है, याद रखिएगा, विस्थापन शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। मान लीजिए हम भारत से अमेरिका गए और अमेरिका से वापस भारत आ गए, तो जो हमारा विस्थापन क्या हुआ दोस्तों, तो हमारा विस्थापन हुआ शून्य। ठीक है दोस्तों, तो हम विस्थापन क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। हम गए प्रारंभिक स्थिति से दूसरी जगह गए और घूम के क्या हुआ, हम वहीं पर आ गए, तो हमारा जो विस्थापन है दोस्तों वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, याद रखिएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विस्थापन जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर कि न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है या क्या कहा जाता है, कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है संवेग का नियम, ऑप्शन नंबर बी है ऊर्जा का नियम, ऑप्शन नंबर सी है जड़त्व का नियम और ऑप्शन नंबर डी है आघूर्ण का नियम। तो दोस्तों सबसे पहले तो न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, न्यूटन का पहला नियम कहता क्या, तो न्यूटन का पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहेगी, और गति में है तो गति में ही रहेगी,
जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये न्यूटन का पहला नियम है। और न्यूटन के पहले नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं दोस्तों। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, तो गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और दूसरा इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। किसका? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व का नियम हमारा सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी जड़त्व ना पूछ के गैलीलियो का नियम भी पूछ सकते हैं। न्यूटन के पहले नियम को गैलीलियो या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या गतिमान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, कि किसी भी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या गतिमान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। ऑप्शन नंबर ए है जड़त्व, ऑप्शन नंबर बी है गतिहीनता, ऑप्शन नंबर सी है कुल भार और ऑप्शन नंबर डी अक्रियता। तो दोस्तों इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था वो इसी से रिलेटेड है कि यहाँ पर देखिए कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, वो और गतिमान है तो गति में रहेगी, वो अब विरोध करेगी अपनी उस स्थिति का। तो अगर मान लीजिए हम इस पर कोई बल लगाते हैं तो वो उसका विरोध करेगी, वो गति में रहने की ही कोशिश करेगी। और कोई वस्तु विराम में है तो हम उस पर बल लगाएंगे कि वो गति करे, तो वो विराम में रहने की सबसे पहले कोशिश करेगी, तभी वो बाद में हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो गति में आएगी। तो यही हमारा जड़त्व का नियम भी कहता है। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है जड़त्व। और यहाँ पर गैलीलियो भी पूछ सकता है या न्यूटन का प्रथम नियम भी पूछ सकता है, आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है कि यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका ऑप्शन नंबर ए है भार दोगुना हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, और ऑप्शन नंबर सी त्वरण दोगुना हो जाता है, और ऑप्शन नंबर डी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या दोस्तों इससे पता होना चाहिए कि गतिज ऊर्जा का फिर फार्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी तो वो होता है हाफ mv²। अब यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा गया है कि वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए। मान लीजिए हम वस्तु का वेग क्या कर रहे हैं? दोगुना कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/2 2v², ये दोगुना हो गई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/2 m, और ये हो जाएगी 4v²। इससे क्या हो जाएगा दोस्तों? तो गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? हम इस तरीके से इसे निकाल भी सकते हैं। कभी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि वेग को आधा कर दिया जाए, द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, या द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए, कि कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो अगर हमें फार्मूला ध्यान रहेगा तो हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर क्या होता है? गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, कि थर्म किसकी यूनिटी है या यूनिट है? किसकी यूनिट है? थर्म किसकी यूनिट है? ऑप्शन नंबर है शक्ति का, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का, और ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा का, और ऑप्शन नंबर डी दूरी का। तो दोस्तों जो थर्म है वो किसकी यूनिट है? तो वो है ऊष्मा की यूनिट। किसकी यूनिट है? ऊष्मा की यूनिट है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन गति के तृतीय नियम से संबंधित नहीं है? तो सबसे पहले न्यूटन का गति का तृतीय नियम क्या कहता है दोस्तों? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। क्या? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, मतलब कोई काम हमने किया तो उसके अपोजिट में वापस से हमें उसका रिएक्शन मिला। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक गाल पे चाटा लगाया, एक गाल पे चाटा लगाया अपने हाथ से, तो क्या हुआ दोस्तों? मुझे हाथ में भी चोट लगेगी और गाल में भी चोट लगेगी। ये होता है क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया। तो ऑप्शन देखेंगे इसका। ऑप्शन नंबर ए है राकेट का आगे बढ़ना, ऑप्शन नंबर बी है पानी में ब्रश का टेढ़ा दिखाई देना, ऑप्शन नंबर सी है ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, और ऑप्शन नंबर डी बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। तो दोस्तों हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए राकेट का आगे बढ़ना। अगर राकेट ऊपर जा रहा है, उसके नीचे से क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है दोस्तों, तभी वो ऊपर जा रहा है।
और ऑप्शन नंबर सी देखेंगे कि ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। अब मान लीजिए कि हम ऊंचाई से कूदे तो क्या होगा, हमारे पैरों में भी चोट लगेगी। तो ये क्या होगा, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। इसी प्रकार बंदूक से गोली छोड़ते समय हमें क्या पीछे की ओर झटका लगता है और गोली क्या है, आगे की ओर निकलती है। तो क्या हो गई, क्रिया क्या हुई आगे की ओर, प्रतिक्रिया पीछे की ओर हो गई। तो इसी लिए जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, पानी में ब्रश का टेढ़ा दिखाई देना, ये कोई रिलेटेड नहीं है। तो हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा अपवर्तन से संबंधित क्वेश्चन है, अपवर्तन से संबंधित है। तो जो हमारा ये हो जाएगा सही आंसर कि जो है ये संबंधित नहीं है। पानी में ब्रश का टेढ़ा दिखाई देना न्यूटन के गति के तृतीय नियम से संबंधित नहीं है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, इससे हमको क्या मोटिवेशन मिलता है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।